Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is Mendel's laws of inheritance. मिड 90s के बीच में, मिड 19th सेंचुरी के बीच में मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है और इसने जो वर्क किया वो इसका मेन वर्क जो है वो मिड 19 में था। 1856 से लेके और 1863 तक इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके उसमें हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, गार्डन पीपर, जो इसने हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक तरह का प्लांट और दूसरा ऐसा मेल और फीमेल प्लांट्स लिए जो कम से कम एक कैरेक्टर में क्या थे, डिफरेंट थे, तो उनसे जो क्रॉस करा के उसने बनाए वो हाइब्रिड बनाए और इस तरह से उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पी प्लांट पर। और ये पहली बार था कि जो भी इसको डाटा मिला, इसको जो रिजल्ट मिला, उसने उनको कलेक्ट किया डाटा को और फिर उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की और मैथमेटिकल लॉजिक उसने देके उसको अप्लाई करके डाटा को अवेलेबल कराया। तो और उसने दूसरी चीज़ बहुत लार्ज सैम्पलिंग जो है वो यूज़ किया उसने, बहुत जो उसकी सैम्पलिंग का साइज़ था वो बहुत बड़ा था, इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी क्या थी, ज़्यादा थी और वो उसको जो है बाद में फिर मेंडल के वर्क को जो है वो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में वो बनाए गए। तो मेंडल का जो वर्क था वो गार्डन पी पे था और उसने जो कैरेक्टर्स देखे, दो अपोजिट टाइप के कैरेक्टर्स उसने ट्रेट्स उसने जिसको उन्होंने हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं वो उसने स्टडी किए और उसने 7 कैरेक्टर्स जो है पी प्लांट्स में देखे, 7 कैरेक्टर्स। और हर एक कैरेक्टर के क्या थे, 2 फॉर्म लिए उसने, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसने स्टडी किए। इसमें इस पे क्वेश्चन नीट में बहुत आया हुआ है, 2015 में, 2020 में और 2022 में आया हुआ है कि कितने कैरेक्टर्स लिए और कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये सब ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से उसने कैरेक्टर्स लिए। तो यहाँ पर इसने 7 कैरेक्टर्स लिए थे और 7 कैरेक्टर्स उसके क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स थे, 2 फॉर्म्स थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। पहला तो क्या था, उसने क्या स्टडी किया, एक तो स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में उसको 2 तरह के फॉर्म मिले, कुछ तो के स्टेम क्या थे, टॉल थे और कुछ के स्टेम क्या थे, ड्वार्फ थे, उतने लंबे हाइट उसकी नहीं थी। दूसरा कैरेक्टर जो उसने लिया वो लिया फ्लावर का कलर। इसमें उसने लिए वायलेट कलर वाले, वायलेट फूल वाले पौधे और वाइट, ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है। तो ये जो फॉर्म है ये कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है किसके, एक ही कैरेक्टर के, और वो कैरेक्टर क्या है, फ्लावर का है। इसी तरह से उसके 7 है और इस पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर है फ्लावर पोजीशन। इसमें था एक्सियल पोजीशन, एक्सियल मतलब एक्सिस से निकलेगा, एक्सियल, और ये एपिकल। या टर्मिनल, इसको टर्मिनल कर देंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि यदि ये प्लांट है, लीव्स है, और यहाँ से लीफ के इससे यहाँ से जो है फ्लावर निकलेगा, वो क्या होगा, टर्मिनल होगा। और यदि इस तरह से ब्रांच है और फ्लावर यहाँ पर है तो क्या होगा, टर्मिनल। इसमें ये अभी ऊपर भी ब्रांचें हैं, ये जो है ये एक्सियल है और ये टर्मिनल है।
फोर्थ जो करेक्टर उसने लिया वो था पॉड शेप। जो स्वीट पी का गार्डन पी का जो फ्रूट होता है वो पॉड होता है, तो उसकी शेप उसने देखी। एक तो इन्फ्लेटेड पूरे फूले हुए थे, नॉर्मल पॉड जो है वो इस टाइप के पॉड थे, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह की मटर की फली होती है इस तरह के, और एक थे कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो एक तो उसने वो प्लांट लिए जिनमें इन्फ्लेटेड थे और दूसरे लिए जिनमें कॉन्स्ट्रिक्टेड फलियां थी, बहुत फूली हुई नहीं थी। फिर उसने लिया सीड शेप। कुछ प्लांट में तो राउंड सीड थे और कुछ में क्या थे, रिंकल्ड, सिकुड़े हुए थे। फिर ये सीड कलर, इसमें क्या था, सीड कलर में येलो, कुछ सीड्स क्या थे, कुछ प्लांट्स में येलो थे और कुछ में क्या थे, ग्रीन थे। तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स थे। पॉड कलर रह गया। 7 जो है वो क्या है, पॉड कलर। इसमें ग्रीन, पॉड कलर तो ग्रीन और दूसरा येलो। इस तरह से ये 7 कैरेक्टर्स उसने स्टडी किए, जिसमें कि हर एक के उसने दो दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म वाले प्लांट्स लिए। यदि उसने हाइट स्टडी की है तो उसने क्या लिए, कुछ प्लांट्स टॉल लिए, कुछ प्लांट ड्वार्फ लिए। तो एक से उसने एक का पॉलेंस यूज़ किया और एक का स्टिग्मा यूज़ किया। तो इस तरह से इसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले उसने क्या किया, केवल एक ही कैरेक्टर लेके स्टडी किया, उसकी इनहेरिटेंस देखी। जैसे उसने केवल ऐसे प्लांट लिए जो टॉल थे और ड्वार्फ थे। बाद में उसने क्या किया, दो दो कैरेक्टर्स को लेके किया। जैसे मान लीजिए सीड, ये सीड का शेप और सीड का कलर, तो राउंड और येलो सीड्स वाले लिए और रिंकल्ड और ग्रीन वाले लिए। तो ये उसने बाद में किया, पर अभी हम जो पढ़ेंगे वो केवल एक ही जीन वाला पढ़ेंगे, जिसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो 1 जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये सब हम दूसरे उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, ये हम दूसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि डिटेल में किसी को पढ़ना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम अपने को सीमित रखेंगे जो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो लॉ के डिपेंड करते हैं, और उसने जो है वो लॉज बने हैं जो बंडल के, जो डिपेंड करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में ज़्यादा डिटेल हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेंडल के ऑब्जर्वेशन जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड कर रहे थे, उससे मेंडल ने क्या किया, 2 जनरल रूल्स बनाए क्या समझने के लिए, इनहेरिटेंस। तो उसने 2 जनरल रूल्स बनाए इनहेरिटेंस को समझने के लिए, जिसको बाद में उसको कंफर्म किया गया और फिर क्या बनाए गए, लॉज बनाए गए। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। पहला लॉ इसमें लॉ ऑफ, ये तो जहाँ पे हम 2 लॉज पढ़ेंगे जो दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है। फिर जो तीसरा लॉ है वो डाईहाइब्रिड पे, उसको हम यहाँ अभी नहीं पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ पहला जो आ गया वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, उसने देखा मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कि जब पेरेंट विथ प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स उनको क्रॉस करा गया
तो केवल एक ही फॉर्म जो जो ट्रेड है वो क्या हुआ, अपीयर हुआ नेक्स्ट जनरेशन में। जब पेरेंट्स है, मान लीजिए यहाँ पर ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स विथ प्योर कॉन्ट्रास्टिंग, प्योर ब्रीडिंग भी हमने समझाया हुआ है। प्योर ब्रीडिंग का मतलब जो प्लांट यदि सेल्फ क्रॉसिंग उनमें की जाए तो वो कई जनरेशन तक सेम कैरेक्टर्स देते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, उनको हम प्योर ब्रीडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया, प्योर ब्रीडिंग लिए प्लांट्स, एक टॉल लिया और एक ड्वार्फ लिया। तो यहाँ पर ये यदि इस तरह से क्रॉस कराते हैं तो उसने देखा कि केवल एक फॉर्म जो है वो ट्रेड का वो अपीयर होता है इन द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन कौन सी आएगी, F1, फर्स्ट फिलियर जनरेशन। और जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, टॉल प्लांट लिए और ड्वार्फ प्लांट लिए। तो यहाँ पर ये तो है अभी हमें जीन्स वगैरह के बारे में नहीं पता था उसको, केवल ये है कि यहाँ पर क्या लिए हैं, ये टॉल प्लांट्स लिए, ये क्या थे, ये हैं टॉल। पेरेंट्स में एक तो लिए टॉल प्लांट और एक लिए ड्वार्फ। ये क्या है, ड्वार्फ। जब इसमें क्रॉस कराया, मतलब एक का पॉलन लिया एक का स्टिग्मा पर ट्रांसफर कराया, तब उसने क्या देखा कि नेक्स्ट जनरेशन जो क्या है F1 जनरेशन है, उसमें क्या हुआ, केवल एक ही तरह के प्लांट मिले और वो क्या थे, टॉल थे। ये उसने देखा यदि हम दो डिफरेंट ट्रेड्स लेके चल रहे हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसमें क्या हो रहा है, केवल एक ही ट्रेड वाले प्लांट्स मिल रहे हैं। इस केस में उसको क्या मिले, केवल टॉल वाले प्लांट्स ही मिले। और जब उसने ये वाले जनरेशन वाले इस तरह के बहुत सारे प्लांट जो मिले उनमें आपस में सेल्फ क्रॉस कराया, मतलब यही वाले टॉल और यही इसी एक्सपेरिमेंट से जो उसको टॉल मिले उनको उसने क्या किया, क्रॉस कराया। एक टॉल ये लिया और एक टॉल ये लिया। ये दोनों टॉल कहाँ से आए हैं, इसके क्रॉसिंग से। इसको इसने कराया तो इसने क्या देखा कि F2 जनरेशन में ये क्रॉस जब कराया तब उसने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ तो टॉल प्लांट्स मिले और कुछ क्या मिले, शॉर्ट मिले, दोनों तरह के प्लांट्स मिले। जबकि इससे पहले वाले जनरेशन में उसको केवल एक ही तरह के प्लांट मिले थे। लेकिन जब उसमें सेल्फ क्रॉस कराया गया, मेंडल ने कराया, तो उसने क्या देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में दोनों तरह के प्लांट्स में कुछ पौधे तो क्या थे, टॉल थे और कुछ पौधे क्या थे, शॉर्ट। तो ये है टॉल 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 और ये है ड्वार्फ। ये उसका एक्सपेरिमेंट कि जब टॉल और ड्वार्फ में कराया तो F1 में केवल टॉल मिले, फिर उन्हीं टॉल में आपस में क्रॉस कराया तो नेक्स्ट जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ जो है दोनों मिले और उनका जो रेशियो था वो क्या था, 3:1 था, जो लगभग जो उसने, क्योंकि उसका स्टैटिस्टिकल जो था तो उसने देखा कि जो F2 जनरेशन में
प्लांट्स मिले हैं उसमें ज़्यादातर क्या है, लंबे वाले हैं, टॉल वाले हैं, और कुछ ड्वार्फ भी हैं और उनका रेशियो 3:1 है। मंडल का कंसेप्ट जो था ये बेस था ये सपोजिशन पर कि हर एक प्लांट जो है वो 2 ट्रेड्स यूनिट्स कैरी करता है, जिसमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। जैसे इस केस में क्या था, टॉल वाले को उसने कहा इसमें कोई चीज़ है ऐसी जो डोमिनेंट है, और ड्वार्फ वाले में कुछ है जिसको उसने बाद में फैक्टर्स नाम दिया, और अब हम उसको क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। तो अब तो हम जानते हैं जीन्स हैं, उसके 2 अलील्स होते हैं, एक टॉलनेस के लिए हो गया और एक ड्वार्फनेस के लिए हो गया। तो जो टॉलनेस वाला है वो डोमिनेट करता है, और दूसरा वाला जो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाता वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो इसके हिसाब से ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में इसमें क्या किया, इसने इस इन्फ्लुएंस पर आया ये कि कैरेक्टर्स आर, पहला पॉइंट इसका हो गया, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय discrete units called factors। पहला पॉइंट तो इसका ये है। अब उसने तो फैक्टर्स कहा था, अब हम जानते हैं कि ये क्या है, जीन्स है। तो ये कैरेक्टर जो है वो कौन कंट्रोल करता है, जीन्स कंट्रोल करता है, पर मेंडल ने जो दिया उसमें ये फैक्टर्स है। दूसरा क्या है कि फैक्टर्स अकर इन पेयर। हर एक जो कैरेक्टर है वो एक फैक्टर से गवर्न हो रहा है, और 2 तरह के कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फैक्टर्स हमेशा किस में होंगे, पेयर्स में होंगे। और तीसरा पॉइंट इसका ये हुआ कि इन्हें डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स one member of the pair dominates the other। एक फैक्टर क्या करता है, डोमिनेट करता है दूसरे पर, यदि दोनों फैक्टर्स हैं। यदि किसी में भी दोनों फैक्टर्स हैं डिसिमिलर, तो क्या होगा, एक डोमिनेट करेगा और एक रिसेसिव रहेगा। अब हम जानते हैं कि 2 एलील्स होते हैं, हर एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। पर मेंडल को समय तक इतना नहीं मालूम था, इसलिए उसने ये बताया कि एक डोमिनेट करता है और एक रिसेसिव होता है। अब हम तो इसको क्लियर कर सकते हैं जीन्स के हिसाब से। जैसे हम क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि यदि ये टॉलनेस के लिए है, दो जीन्स हैं, और ये है ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी, ये हो गया टॉल और ये हो गया ड्वार्फ, और इनका क्रॉस कराया यदि तो क्या मिलते हैं, ये क्या है, टॉल हाइब्रिड। अपीयरेंस तो इनकी क्या है, टॉल है, पर एक्चुअली इसमें दोनों टॉल वाले फैक्टर्स या जीन्स नहीं है। अब यदि इसी को क्रॉस कराते हैं सेम, इससे यदि क्रॉस कराएं तो क्या मिलता है, नेक्स्ट जनरेशन में ये पेरेंट है, ये वाले F1 है, और अब जो मिल रहा है ये क्या है, F2 जनरेशन। इसमें क्या बनेगा, TT, फिर कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t और स्मॉल t, स्मॉल t। तो ये तो तीनों क्या है, टॉल हैं, और ये क्या है, ड्वार्फ। तो अब हम जानते हैं कि कैपिटल T जो डोमिनेंट जीन है वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल t, और इसमें जो रेशियो मिला वो क्या मिला, 3:1 का मिला। इसका मतलब ये वाले जो फैक्टर्स थे इसके, वो मिक्स नहीं हुए इसके फैक्टर से,
इसीलिए उसने डिस्क्रीट यूनिट कहा है, कहीं भी ब्लेंडिंग नहीं हुई। तो ये इस तरह से होता है। और मैंडल का हमने एक्सपेरिमेंट देखा, वो और ये देखने से काफ़ी समानता इसमें लगती है। तो इस तरह से ये मैंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस था, पहला फर्स्ट लॉ भी कहलाता है ये। और इसके हिसाब से क्या होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं, या अब हम जिनको जीन्स कहते हैं, वो पेयर में होते हैं। और उस पेयर में यदि एक ही तरह का दोनों सिमिलर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यदि डिसिमिलर हैं तो दोनों में से एक ही अपने को एक्सप्रेस करेगा और उसको डोमिनेट होता है दूसरे पर। और दूसरा जो लॉ है वो कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो लॉ है ये इस पे बेस है, इस फैक्ट पे बेस है कि एलील्स वो जो है वो ब्लेंडिंग नहीं होती उनमें। ये नहीं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के कैरेक्टर्स मिक्स हो गए, ऐसा नहीं होता है। या तो कैपिटल टी अपना शो करेगा या स्मॉल टी अपना शो करेगा, लेकिन वो ब्लेंडिंग नहीं होगी। मतलब दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो जब हम F2 करते हैं तो हमें रिकवर हो जाते हैं। F2 जनरेशन में दोनों रिकवर हो गए थे, स्मॉल टी वाला भी आ गया था। इसका मतलब इनकी ब्लेंडिंग नहीं हुई थी। जबकि एक जो है इसमें से वो F1 में दिखाई नहीं दिया था। कैपिटल टी स्मॉल टी था F1 में, तो स्मॉल टी था लेकिन वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। तो पेरेंट्स में तो दो एलील्स होते हैं, ये तो पक्का हो गया कि पेरेंट्स में क्या होते हैं, दो एलील्स होते हैं, दो फॉर्म है। ये एक एलील है, एक एलील है। ये भी पेरेंट्स है, इसमें भी दो एलील्स होते हैं। पेरेंट्स में दो एलील्स होते हैं। और ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, यही मेन चीज़ है इसकी सेग्रीगेशन वाले की, कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, सेग्रीगेशन माने अलग होना। कब अलग होंगे ये, जब ये गैमीट बनाएंगे। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन फैक्टर्स और एलील्स फैक्टर्स और एलील्स ऑफ ए पेयर, एक पेयर में जो फैक्टर्स या एलील्स हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये क्या होते हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट का मतलब अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर such that a gamete receives only one of the two factors और एलील्स। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो पेरेंट्स होंगे उसमें दो दो एलील्स होंगे, दो दो फैक्टर होंगे, लेकिन जब ये गैमीट बनाएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये भी दो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब भी क्रॉस कराते हैं तो पहले गैमीट बनते हैं, तो जब गैमीट बनेंगे तब ये दोनों फैक्टर या एलील्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से कि हर एक गैमीट में केवल एक इस पेयर में से एक मेंबर जाएगा। जैसे कि ये है, मान लीजिए पहले हम ले लेते हैं होमोजाइगस। हम ये डिस्कस कर चुके हैं सब। होमोजाइगस पेरेंट है। होमोजाइगस पेरेंट क्या हो सकता है, कैपिटल टी या स्मॉल टी स्मॉल टी। स्मॉल होमोजाइगस कौन था, जिसमें दोनों एलील बिल्कुल सिमिलर हो। ये क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। और इसमें गैमीट्स क्या होंगे, ऑल सिमिलर गैमीट्स। पेरेंट्स जब गैमीट्स बनाएंगे वो सारे गैमीट्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे ये कैपिटल टी वाले में क्या होंगे, गैमीट्स बनाने दोनों अलग हो जाएंगे। तो एक तो गैमीट में ये होगा और दूसरे गैमीट में ये होगा, दोनों क्या है, सिमिलर। ऐसे ये वाला बनाएगा तो क्या एक में क्या जाएगा, स्मॉल टी
और दूसरे में क्या जाएगा, स्मॉल टी। तो ये सेग्रीगेशन तो हो गया, ये एलील्स का या फैक्टर्स का सेग्रीगेशन हो गया इस तरह से कि एक गैमीट में एक ही एलील जाएगा। यदि होमोजाइगस है तो दोनों गैमीट्स एक जैसे होंगे, और यदि हेट्रोजाइगस है हेट्रोजाइगस पेरेंट है तो क्या बनाएंगे, टू काइंड्स ऑफ गैमीट्स बनेंगे। इसमें दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, ईच हैविंग वन एलील, दोनों में एक एलील जाएगा विद इक्वल प्रोपोर्शन। जैसे कि हम ले लेते हैं इसको, होमोजाइगस का तो हमने देख लिया। अब यदि हेट्रोजाइगस है तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस एक ये वाला एक ये वाला। तो ये जब गैमीट्स बनाएगा तब क्या बनेगा, एक में ये जाएगा और दूसरे में क्या जाएगा, ये जाएगा। दोनों क्या होंगे, अलग अलग तरह के होंगे। टू काइंड्स ऑफ गैमीट्स बने, एक ये बना एक ये बना, ईच हैविंग वन एलील, इसमें भी एक एलील है इसमें भी एक एलील है विद इक्वल प्रोपोर्शन। यदि ये 10 होंगे तो 10 ये बनेंगे 10 ये बनेंगे, एक ये है तो एक ये बनेगा एक ये बनेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में जितने ये बनेंगे उतने ही ये बनेंगे। तो इस तरह से ये सेग्रीगेशन हो जाता है, एलील्स का सेग्रीगेशन हो जाता है। कब सेग्रीगेशन होता है, जब वो गैमीट्स बनाते हैं। और कोई भी क्रॉस करने के लिए गैमीट्स बनना, मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनना जरूरी होता है। इस तरह से क्या होगा, जब यदि इसको हम देखें जो कि पहले हमने पढ़ा है टॉल और ड्वार्फ का एक्सपेरिमेंट, उसको यदि हम देखते हैं तो क्या हो गया, ये टॉल हो गया और ये ड्वार्फ है। ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। ये है पेरेंट, मान लो पेरेंट ऐसे हैं और इनके बीच में क्रॉस कराया है। तो पहले क्या बनेगा, सबसे पहले तो ये गैमीट्स बनाएंगे। मान लो ये मेल है ये फीमेल है तो ये मेल गैमीट बनाएगा, वो फीमेल गैमीट। और गैमीट बनाने में क्या होंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो एक गैमीट ये बन गया और एक गैमीट ये बन गया। इसी तरह इसमें ये गैमीट बन गया और ये गैमीट बन गया। अब इसमें क्या होगा, क्रॉस होगा, वो इसका कोई सा भी इसके किसी से भी क्रॉस मिल सकता है। और इसके लिए हमने पुनेट स्क्वायर पढ़ा है, वो हम कर सकते हैं यहाँ पर, सबसे आसानी से उससे बन जाता है। एक तरफ तो एक एक गैमीट्स लिख दिए जाते हैं, इसके गैमीट हमने यहाँ लिख दिए और इसके गैमीट्स हमने यहाँ लिख दिए। ये है F1 जनरेशन, अब ये F1 ही आ रही है, ये F1 आ रही है। यहाँ तो हमने गैमीट्स को दिखाया है अलग अलग करके। ये और ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से सारे क्या बन गए, जितने भी इंडिविजुअल बने F1 में वो क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी थे। यही हमने पीछे भी किया था, लेकिन यहाँ हमने एक स्टेप बढ़ा दिया गैमीट्स का। ये क्या है, ये गैमीट्स है। क्यों गैमीट्स है, क्योंकि यहाँ पर सेग्रीगेशन हो जाता है। जो एलील्स या फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैमीट बनाने में सेपरेट हो जाते हैं। यदि होमोजाइगस पेरेंट्स था तो सब एक तरह के गैमीट्स बनेंगे, और यदि हेट्रोजाइगस था तो वो क्या होंगे, अब ये वाले में करेगा तो इसके भी गैमीट्स बनेंगे, लेकिन इसके गैमीट्स दो तरह के होंगे, कुछ में कैपिटल टी होगा और कुछ में स्मॉल टी होगा, लेकिन सेपरेट जरूर होंगे, सेग्रीगेशन जरूर होगा। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बेस्ड है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, क्योंकि हमने केवल एक ही कैरेक्टर लेके चले हैं। हम यहाँ पर लेंथ ऑफ द प्लांट ही लेके चले हैं, बाकी और कैरेक्टर नहीं ले। अब इसका जो अगला लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उससे पहले जो है वो दो जीन्स का जो है वो इनहेरिटेंस जानना जरूरी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आशा है ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।